हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानियों को जो प्यार दिया है उसके लिए फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत भी है कि आपने हमारी कहानियों को सुना लेकिन आप सब्सक्राइब करना ही भूल गए। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ऊपर से नीचे तक डर से कपा देने वाली भूतिया कहानी। दोस्तों, एक दिन मुझे किसी काम से अजमेर जाना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अजमेर की यह मेरी यात्रा मेरे लिए इतनी डरावनी और दिल में खौफ पैदा कर देने वाली साबित होगी। मैं एक साल में एक बार अजमेर आता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार जो मेरे साथ होने वाला था उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं इस समय गलियाकोट में हूँ, जो राजस्थान के एक दूर दराज गाँव में बसा हुआ है। पर इस जगह के बारे में एक और बात मशहूर है कि यहाँ कदम कदम पर अलौकिक शक्तियाँ यानी कि भूत प्रेत, जिन्नों और आत्माओं के साए भटकते रहते हैं। हो सकता है कि आपको ये सब मजाक लगे, लेकिन यह मजाक नहीं है। यहाँ रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि लोग यहाँ अक्सर किसी न किसी आत्मा की चपेट में आ जाते हैं। यहाँ अच्छा खासा दिखने वाला इंसान भी कभी कभी पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और कभी कभी तो खुद की ही जीवन लीला को समाप्त भी कर लेता है। कोई नहीं जानता कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ, लेकिन पीढ़ियों से यहाँ के लोग इस डर के साए में ही जी रहे हैं और एक अनजान साए का खौफ यहाँ रहने वाले लोगों की आंखों में हमेशा देखा जा सकता है। जब मैं शुरुआत में इस गांव में गया तो कुछ वक्त तक तो मुझे भी ये सब एक फिल्मी कहानी की तरह लग रहा था, जब तक कि मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देख लिया। एक दिन की बात है, जब मैं गाँव में घूम रहा था तो मैंने गाँव के एक खेत के किनारे बैठे हुए 4 आदमियों को देखा। उन सब की आंखें बंद थीं और बुरी तरह से कांप रहे थे। उनके हाथ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। गांव के बाकी लोग बस यूं ही उनके पास से गुजरते जा रहे थे, लेकिन कोई उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जैसे कि उनके लिए ये सब आम बात हो। मैंने सोचा कि हो सकता है कि इन लोगों ने किसी तरह का नशा वगैरह किया होगा, इस वजह से गाँव वाले भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से मैं भी उन पर ध्यान दिए बिना ही वहां से आगे गांव में बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैं अगली सुबह सोकर उठा तो मैंने फिर वही नज़ारा देखा, लेकिन इस बार उन 4 आदमियों की जगह इस बार 2 औरतें और एक बच्ची थी। बच्ची के दांतों में नींबू दबा हुआ था और वह आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रही थी। वहीं उनमें से एक औरत जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन सब चीजों से डरूं या इन्हें नजरअंदाज कर दूं। इनसे मुझे इतना डर भी नहीं लग रहा, लेकिन मेरा असली डर यह था कि मेरी 10 साल की कजिन दीपाली 4 घंटे से लापता थी। हम 3 दिन पहले ही यहाँ आए थे और तब से मैं अपने चाचा की बेटी दीपाली का ख्याल रख रहा हूँ। वह बहुत ही ज्यादा शरारती थी, लेकिन जिज्ञासु भी, पर वो आज दोपहर से मेरी आंखों के सामने नहीं थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो घर के आसपास कहीं खेल रही होगी, लेकिन जब 5 बज गए और वो घर वापस नहीं लौटी तो मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गाँव के खेत खलियान और पगडंडियों पर भटकते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस गांव में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और मुझे दीपाली को ढूंढते ढूंढते अब शाम के 6 बज चुके थे। ये गांव शहर से दूर होने के कारण यहाँ स्ट्रीट लाइट जैसी कोई भी चीज नहीं थी। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। यहाँ सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। उधर मैंने अपने परिवार को अब तक दीपाली के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी घबरा जाए, लेकिन अब मैं खुद घबरा रहा था। गलियाकोट के बारे में समाज में बहुत ज्यादा डरावनी कहानी मशहूर है। लोग कहते हैं कि शाम को अंधेरा हो जाने के बाद इस गांव में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। हर तरफ एक अलग ही खौफ पैदा हो जाता है। यह गांव सिर्फ गांव वालों का गांव नहीं रहता। रात में यहाँ कुछ और भी भटकता है, कुछ ऐसा जो इंसानों की तरह दिखता तो है पर लेकिन इंसान नहीं होता है। गलियाकोट के लोग कहते हैं कि जब कोई बच्चा यहाँ गायब होता है तो उसे जिन्न ले जाते हैं। जब मैं दीपाली को ढूंढ रहा था उस समय मैंने कई लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा और कुछ बुदबुदाने लगी। तभी अचानक वो औरत मुझसे कहने लगी कि दरगाह के पीछे मत जाना। मैं उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने पहले कभी भूत प्रेत, जादू टोना, जिन्न आदि के बारे में नहीं सुना था और ना ही मैं इन पर विश्वास करता था, लेकिन मैंने ये बातें कभी सच नहीं मानी। लेकिन
अब जब मेरी बहन गायब थी, जब मैंने मकड़ी की तरह रेंगते आदमी को देखा था और जब मैं चारों ओर पसरे गहरे सन्नाटे में अकेला खड़ा था, तब मैं घबराया हुआ था। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मुझे दरगाह के पीछे जाना चाहिए या मुझे इंतजार करना चाहिए। मगर कुछ अजीब होता है तो क्या मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा जो मुंह में नींबू चबाते हैं और मकड़ियों की तरह चलते रहते हैं। मुझे अब डर लगने लगा था, यह सोच कर के क्या मेरी बहन उन्हीं में से एक बन गई होगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं होटल के आसपास देख चुका था। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी थी और वो था पुराना दरगाह जो गाँव के बिल्कुल किनारे पर था। कुछ गाँव वालों का कहना था कि रात के वक्त उस दरगाह के पास जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। दरगाह तक का रास्ता झाड़ियों और पुराने पेड़ों के बीच होकर गुजरता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे गांव से बाहर निकलकर एक सकरी पगडंडी पर जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि वहां से मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से अंदर झांका। वहां एक बच्ची बैठी हुई थी। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो दीपाली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं, एक अंधेरे की तरह। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अचानक से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, भैया तुमने तो बहुत देर कर दी आने में। उसने एक अजीब लहजे में कहा। मेरा शरीर दीपाली की बात सुनकर कांप उठा। उसके बाद दीपाली ने मुझे धीरे से पुकारा। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी। तुम्हें भी बुलाया है, दीपाली ने मुझसे कहा। इतना सुनने के बाद मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मुझे नहीं पता था कि वह सच में मेरी बहन थी या वो कुछ और बन गई थी। तभी दरगाह के कोने की झाड़ियों के पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वहाँ कोई और भी था। मैंने अंधेरे में झांका लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर मुझे सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे दीपाली की कलाई पकड़ी तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी कलाई तो बर्फ जैसी ठंडी पड़ चुकी है। और फिर मैंने दीपाली से कहा, चल यहाँ से। मैंने उसे धीमी आवाज में ही बोला था, पर वह हिली नहीं। फिर वो अचानक से हंसने लगी। भैया अब मैं नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि दरगाह के सामने कोई खड़ा था। वो वही लोग थे जिन्हें मैंने दिन में देखा था। उनके हाथ कांप रहे थे, उनके होठों से अजीब बुदबुदाहट की आवाज बाहर निकल रही थी और वह किसी मुर्दे की तरह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर दीपाली को खींचा और उसे खींचते हुए वहां से दौड़ पड़ा। वो लोग हमारे पीछे भागने लगे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं किसी तरह दीपाली को लेकर वापस होटल पहुंच गया। होटल पहुंचने तक दीपाली भी सामान हो गई थी। मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि हम दोनों पास के बाजार में टहलने गए थे और शायद दीपाली को भी कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। सुबह जब मैंने उसे देखा तो वह सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आज भी जब मैं भारत जाने के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले मुझे वह रात याद आती है, वो पुरानी दरगाह और दीपाली की वो कही बातें। तुम्हें भी बुलाया है। ना जाने क्यों अब मुझे उस जगह जाने पर डर लगता है। क्या पता वहाँ जो कोई था वो मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया और रहस्यमय कहानी लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।